धनतेरस पर खचाखच भरे हैं बाजार। जो पहले रूटीन चलता था वही बिजनेस चलने का पूरा अंदाजा लगाया जा सकता है। जमकर हो रही है खरीदारी अब की बार। लग रहा है इंडिया वापस आने की कोशिश कर रहा है। ग्राहक भी हैं खुश, खुश हैं दुकानदार। तो इस साल का जो दिवाली का माहौल है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी परचेजिंग हो रही है और लोगों में बहुत उत्साह है इस साल में। कि उत्साह तो देखने से ही मालूम पड़ रहा है कि रोकड़े ज्वेलर्स में हमारी हर ब्रांच फुल है। दिवाली पर धूम धड़ाका, समृद्धि का त्योहार। हाँ, रौनक है मार्केट में, अच्छा माहौल बना पड़ा है मार्केट में, थोड़ा सा अब अच्छा लग रहा है मार्केट में। कोरोना की हार, बेअसर महंगाई की मार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज धनतेरस है। पिछले 2 सालों से धनतेरस पर बाजारों से भीड़ गायब थी, ग्राहक और दुकानदार दोनों परेशान। लेकिन अब रौनक लौट आई है। धनतेरस से ऐन पहले खबर आई कि जीएसटी का रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ है, जिसका मतलब यह हुआ कि बाजार में पैसे आ रहे हैं। तो क्या बाजारों में लौटी रौनक और जीएसटी का दम ये बता रहा है कि अर्थव्यवस्था बम बम है? आज अब ऐसे ही कई सवालों पर हल्ला बोल करेंगे, दिखाएंगे आपको कि महंगाई की मार को झेल रहे लोग भी आखिर क्या कह रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। आज सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ, सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, आज इस टक्कर में शामिल होंगे। गौरव वल्लभ, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन इससे पहले कि बहस की शुरुआत हो, ये रिपोर्ट। $1,30,127 करोड़ इस बम्पर जीएसटी कलेक्शन के साथ ये तो तय है कि हिंदुस्तान खर्च कर रहा है और त्योहारों में सरकार पर जमकर धन वर्षा हो रही है। पिछले 4 महीने से जीएसटी का कलेक्शन 1 लाख करोड़ के ऊपर उछाल मार रहा है। फेस्टिव सीजन में जिस बिक्री में बढ़ोतरी के दावे किए जा रहे थे, उस पर 2 बड़े आंकड़ों ने मुहर लगा दी है। त्योहारों में जीएसटी कलेक्शन और मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में जोरदार उछाल दर्ज किया गया है। जीएसटी में बढ़ोतरी का सीधा मतलब है कि त्योहारों में लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं और सरकार की जेब में इसी वजह से बतौर जीएसटी मोटी रकम पहुंच रही है। आइए आपको सुनाते हैं देश भर में खरीदार और दुकानदार क्या कह रहे हैं। रौनक है, फुटफॉल भी है, लेकिन सोच से थोड़ी कम, कैश फ्लो इतना नहीं है, पहले के मुताबिक ठीक है। लग रहा है इंडिया वापस आने की कोशिश कर रहा है। अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है, कोई सिक्के ले रहा है, कोई पूजा के आइटम्स वगैरह ले रहा है। सोने में छोटे आइटम्स ज़्यादा बिक रहे हैं, टॉप्स, अंगूठी, पेंडेंट, चैन, इस टाइप के आइटम की सुबह से अच्छी ग्राहकी है। इस साल का जो दिवाली का माहौल है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी परचेजिंग हो रही है और लोगों में बहुत उत्साह है इस साल में। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि 1.5 साल से घर पे बैठे थे, कोई शॉपिंग भी नहीं हो पाई थी। तो अब जैसे कोरोना हट गया और आज धनतेरस है तो गोल्ड की शॉपिंग करना अच्छा लग रहा है। कि उत्साह तो देखने से ही मालूम पड़ रहा है कि रोकड़े ज्वेलर्स में हमारी हर ब्रांच फुल है। जैसे समय बीतता रहेगा उससे दुकानदारी बढ़ती रहेगी। सारी शॉपिंग वगैरह 2-3 दिन से चल रही है। मूर्ति, दिए, कैंडल्स, सारी चीजें हम लोग ले रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरह से लोगों ने एडवांस बुकिंग करा के रखी है तो वो बहुत ही अच्छा है और पूरे बाज़ार में उसको लेकर के बहुत ही उत्साह है। जो डाइंग एंड प्रिंटिंग या ओनली डाइंग के फैब्रिक्स हैं उनकी तो डिमांड अच्छी है ही है। उसके अलावा एक्सपोर्ट में और दूसरे जो टेक्निकल फैब्रिक्स इत्यादि पे भी काफ़ी अच्छी डिमांड है। हाँ, लास्ट 3-4 साल में तो ये सबसे अच्छी तेज़ी कही जा सकती है। व्यापार बहुत अच्छे उठे हैं और बहुत उम्मीद है कि दिवाली, धनतेरस सभी व्यापारियों की बहुत अच्छी जाएगी। बहुत अच्छी रौनक है, लग रहा है कि हाँ दिवाली है, पब्लिक में जोश भी है, इलेक्ट्रॉनिक की खरीदारी हो रही है और सारे दुकानदारों में भी, कंपनियों में, सब में जोश है। देश भर के बाजारों में रौनक है। आज धनतेरस है, लोग सोना चांदी खरीदने के लिए बाजारों में उमड़े हैं और दावा किया जा रहा है कि 75-100 करोड़ के सोने चांदी की आज खरीदारी हुई है। आज एक मोटा अनुमान यदि लगाया जाए और जो अलग अलग राज्यों से जो सूचनाएं प्राप्त हुई है उसके हिसाब से लगभग
7500 करोड़ रुपए का आज सोने और चांदी का व्यापार पूरे देश भर में हुआ है, जो निश्चित रूप से पिछले 2 वर्षों में जो सेल हुई थी उससे कहीं ज्यादा अधिक है। इधर देश में बढ़ती महंगाई पर सियासी घमासान का इंडेक्स भी तेजी से भाग रहा है। राहुल गांधी ने पेट्रोल की बढ़ती कीमतें और उस पर सरकार की टैक्स वसूली पर तंज कसते हुए कल ट्वीट किया, जेब कतरों से सावधान। देखिए, सरकार के पास कोई आंकड़े अपने आप को बचाने के बचे ही नहीं है। चाहे जीडीपी का हो, पहले से जो अर्थशास्त्री थे बोलते थे कि जीडीपी बहुत गिर गई, इन्होंने फर्जी आंकड़े देने की कोशिश की, उसमें भी एक्सपोज हो गए। अब अर्थव्यवस्था की स्थिति इतनी खराब इन्होंने कर दी है कि इनके सामने कोई चारा ही नहीं है सिवाय जनता की जेब में डाका डालने का। विपक्ष तो विपक्ष, यहाँ तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री उपचुनावों में हार का ठीकरा महंगाई पर फोड़ रहे हैं। कांग्रेस ने महंगाई को बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और महंगाई मुद्दा थी और ये मुद्दा उनके हाथ में लगाई और इसी मुद्दे को लेकर के उन्होंने प्रमुख रूप से ये करने की कोशिश की। अब सरकार अपने मुख्यमंत्री से बैठकर चर्चा कर ले कि अर्थव्यवस्था बम है या महंगाई की मार बेदम कर रही है। आदित्य राणा के साथ आज तक ब्यूरो। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ, सांसद, राज्यसभा के और प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए हैं। हमारे साथ गौरव वल्लभ, प्रोफेसर गौरव वल्लभ, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए। सुधांशु जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, जीएसटी ये बताता है कि लोग खर्च कर रहे हैं। सवाल यह है कि सरकार के पास पैसा आ रहा है, लोग खर्च कर रहे हैं, लेकिन क्या इससे बड़ा पैमाने पर हम ये कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में जान लौट रही है? ये दावा कैसे? देखिए अंजना जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको, गौरव जी को और सभी दर्शकों को आज धन्वंतरी त्रयोदशी की बधाई देता हूं, जिसे हम सब धनतेरस कहते हैं। जो समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु के अंशावतार थे, धन्वंतर जी प्रकट हुए थे और कहा जाता है पात्र में अमृत कलश लेके, इसलिए आज सब लोग बर्तन खरीदने और वहां से अन्य चीजों को खरीदने की एक परंपरा रही है। अब मैं आता हूं इस विषय पे। देखिए, जब भी जीएसटी, इसका मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसका मतलब कि वस्तु, उत्पाद और सेवाएं कहीं न कहीं जब वो अधिक मात्रा में व्यय हो रही होंगी तभी तो जीएसटी का कलेक्शन आएगा। विगत 4 महीनों में कलेक्शन थोड़ा डाउन था, फिर भी 1 लाख करोड़ से ऊपर था। 1,41,000 करोड़ रुपए अप्रैल के महीने में था, क्योंकि सबको पता है कि अप्रैल के महीने का अंत आते आते कोविड की दूसरी वेव ने बहुत भयानक रौद्र रूप धारण कर लिया था और उससे झटका लगा। उसके बाद ये पिछले 6 महीने का सबसे बेहतर औसत है, जिसमें कि 1,30,000 करोड़ आए। तो यानी यह संकेत दिखाता है कि कोविड की दूसरी वेव ने जो एक गहरा आघात दिया था भारत को, भारत की अर्थव्यवस्था को, उसमें से अब रिकवरी की यह शुरुआत हुई है और हमें उम्मीद है कि अक्टूबर में 1,30,000 करोड़ दिखा है। दीपावली पहले सप्ताह में है नवंबर के, तो हो सकता है नवंबर के आंकड़े जो आएंगे वो और बेहतर होना चाहिए। तो मैं इसे अर्थव्यवस्था की सुधार या रिकवरी की दिशा में एक सकारात्मक संकेत मानता हूं। अच्छा, वो आप सोच समझ के संभल के बोल रहे हैं। मेरा सवाल तो एक छोटा सा सवाल गौरव जी उनसे और है, ये अच्छे दिन आ गए तो नहीं दावा करिएगा अभी से, क्योंकि महंगाई की मार भी दूसरी तरफ लोगों को इतनी परेशान कर रही है कि उस पर लोग सवाल पूछेंगे कि जीएसटी ठीक है, आप कमा रहे, लोग खर्च कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि महंगाई की मार तो लोगों को परेशान कर ही रही है ना। सुधांशु जी। नहीं, स्वाभाविक है। इसमें इस समय पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ी हुई हैं, जिस पे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, उस कारण से एक महंगाई का प्रभाव है। परंतु उसी के साथ जब जीएसटी में वृद्धि दिखाई पड़ती है तो इसका अर्थ होता है कि लोग खर्च कर रहे हैं। तो जो हमारे मित्र लोग ये आरोप लगाते थे कि लोगों की जेब में पैसा नहीं है तो उस कारण से वो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे, अब अभी आप ही के चैनल पे दिखाया जा रहा था कि एक व्यापारी बता रहे हैं कि जो सोने की खरीद अभी तक की हुई है, जबकि अभी तो पूरा रात्रि तक होने की व्यवस्था चलेगी, तो वो विगत 2-3 वर्षों में ज्यादा है। इसका अर्थ ये हुआ कि कहीं ना कहीं लोगों के पास आय के स्रोत भी बढ़े हैं। यदि महंगाई बढ़ी है, महंगाई पर ये जो एक तात्कालिक फेज है, आने वाले समय में नियंत्रण होगा, तो मैं मानता हूं उसके बाद अर्थव्यवस्था की विकास की गति बहुत द्रुत गति से आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। ठीक है, गौरव वल्लभ जी वो ये कह रहे हैं कि ये संकेत है, आने वाले वक्त में अर्थव्यवस्था में सुधार, लोग खर्च कर रहे हैं, ये अपने आप में एक संकेत है देश के लिए। आपको क्या लगता है? धन्यवाद सुधांशु जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए। अंजना जी, आपको और आपके सारे दर्शकों को माता लक्ष्मी और आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरी की कृपा हम सभी पर बनी रहे। बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू आज आप लेके आई हैं अंजना जी, और
फैक्चुअल बात करेंगे, कोई भी इसमें सुपरफिशियल बात नहीं करेंगे। देश में बेरोजगारी की दर 1 नवंबर 2021 को जो आंकड़ा आया सीएमआई का, उसके अनुसार 7.7% है, जो 2011-12 में 2% हुआ करती थी। 10 राज्यों में बेरोजगारी की दर 10% से ज्यादा है। देश के बड़े 10 राज्यों में, जैसे हरियाणा में 30% बेरोजगारी की दर है, जो आज तक नहीं हुई है। अच्छा, फिर आपने कहा, सुधांशु जी ने कहा जीएसटी के आंकड़े। सुधांशु जी, अगर जीएसटी बहुत अच्छा कलेक्ट हो रहा है, तो ये जो आपकी महत्वाकांक्षी धन लूटन योजना है, जिसमें प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल के दाम 35 पैसे, जो आपका एक लकी नंबर आपने निकाल लिया है, सुबह उठते हैं और अखबार में देखते हैं लिखा हुआ आता है 35 पैसे, आज पेट्रोल के दाम प्रति लीटर बढ़ गए, डीजल के दाम प्रति लीटर बढ़ गए। जब जीएसटी में इतना ही आपको पैसा मिल रहा है, आपके इतने बड़े टारगेट्स अचीव हो रहे हैं, तो इस धन लूटन योजना को आज धनतेरस के दिन भी आपने लागू किया। अरे प्रभु, दिवाली ब्रेक तो ले लेते, दिवाली की तो छुट्टी मना लेते 3 दिन की। आज भी धन लूटन योजना के तहत पेट्रोल के दाम 35 पैसे से बढ़े। अक्टूबर माह में अंजना जी, पेट्रोल के दाम दिल्ली में 7.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 8 रुपए प्रति लीटर से बढ़े। ये धन लूटन योजना कब बंद करोगे? और ध्यान रहे सुधांशु जी, और आपके सारे दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं ना, तो जो 1002 करोड़ प्रतिदिन एक व्यक्ति कमा रहा है, जो मोदी जी के खरबपति मित्र हैं, उसको भी वही भाव में तेल मिलता है, और जो 27 रुपए प्रतिदिन हिंदुस्तान का किसान कमा रहा है, उसको भी वही भाव में तेल मिलता है। तो आप सब लोग, पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज ड्यूटी इज रिग्रेसिव इन नेचर, मतलब वो निम्न आय वर्गीय लोगों को, मध्यम आय वर्गीय लोगों को ज्यादा चोट पहुंचाती है, और आपके मित्रों को जो 1002 करोड़ रुपए प्रतिदिन कमाते हैं, उनको कम चोट पहुंचाती है। तो आप मुझे इसका आंकड़े का जवाब दीजिए कि ये बेरोजगारी की दर क्यों आपके आंकड़ों से नहीं संभल रही। नंबर 2, कि आपने जीएसटी के आंकड़े पा लिए, तो ये रोज प्रतिदिन जो पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी में धन लूटन योजना ये कब खत्म होगी, इसका क्या थ्रेशोल्ड? ठीक है, ये तीनों ही सवाल उनसे पूछेंगे, लेकिन जीएसटी में जो ये इजाफा है पिछले 4 महीने से 1 लाख करोड़ के ऊपर है, गौरव जी, प्रोफेसर साहब, क्या ये इकोनॉमी को लेकर एक संकेत आप देख रहे हैं? अर्थव्यवस्था को लेकर लोग खर्च कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्सेस भी उसकी वजह से हाई है, यानी लोग जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो बिक भी रहा है। हम आपको आंकड़े भी दिखाएंगे, ऑनलाइन कितनी शॉपिंग हुई है उसका भी रिकॉर्ड है। इसी के साथ हम अलग अलग जो पैरामीटर्स है, कार्स कितनी लोगों ने खरीदी है, वो सब दिखा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अर्थव्यवस्था एक सुधार की तरफ है? लोग कम से कम खर्च कर रहे हैं? अंजना जी, कितने प्रतिशत लोग खर्च कर रहे हैं? क्योंकि मैं तो आंकड़ों की बात करूंगा। एक सेकंड सर, आपको टोक कर ये नंबर जरा बताने के लिए एक बार हम दिखाते हैं, एक बार फिर से इसको शुरू से दिखाइए। दरअसल जो छोटे लोकल लोग हैं जो बेचते हैं, द ग्रेट इंडियन सेल, करीब 30,000 विक्रेता लखपति बन गए हैं। जो सेलर्स थे, ये अमेज़न के नंबर्स हैं। 12 लोकल दुकानदार करोड़पति बन गए। हर 2.5 सेकंड पर स्टार्टअप ने एक सामान बेचा है। ये अमेज़न की तरफ से आंकड़े हैं, तो ये भारत सरकार के आंकड़े नहीं है। द ग्रेट इंडियन सेल, लोकल दुकानदारों ने प्रति मिनट 10 से ज्यादा चीजें खरीदी। पूरे सेल के दौरान 3 करोड़ 60 लाख ग्राहकों ने फोन किया, जो उनका सेल था। टाटा मोटर्स पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले 30% की उसमें बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, ये नंबर्स दिखाते रहिए। जीएसटी पर जो मेरा आपसे सवाल था, महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी 9% की बढ़ोतरी हुई है। जो मेरा आपसे सवाल था जीएसटी को लेकर, क्या अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा इंडिकेटर आप इसे मानते हैं? इस पर एक छोटा सा जवाब, फिर आपके तीनों सवालों का जवाब उनसे लेंगे। अंजना जी, सीएमआई का ही आंकड़ा कहता है कि देश में मात्र 3% लोगों की आय बढ़ रही है, 97% लोगों की आय घट रही है। अगर वो 3% अगर बाजार में जाके खरीद रहे हैं और सरकार को जीएसटी इकट्ठा हो रहा है, अच्छी बात है, पर ये समग्र विकास का मॉडल नहीं हो सकता अंजना जी। अगर 97% हिंदुस्तान के लोगों की आय घट रही हो और 3% ज्यादा खर्च करके अगर सरकार के जीएसटी में 1 लाख करोड़ प्रति माह का कलेक्शन हो रहा है, तो ये देश के लिए एक इंक्लूसिव ग्रोथ का मॉडल नहीं हो सकता। आप जब गैस का सिलेंडर, अंजना जी, कल कॉमर्शियल गैस का सिलेंडर 2000 के पार पहुंच गया, और जब कॉमर्शियल गैस का सिलेंडर 2000 के पार पहुंचा अंजना जी, तो आप, मैं या कोई भी और व्यक्ति या मोदी जी के खरबपति मित्र जब मिठाई लेने जाएंगे तो दाम तो एक ही है, क्योंकि मिठाई के दाम बढ़ जाएंगे। जब हम नमकीन का पैकेट लेने जाएंगे दाम तो बढ़ जाएंगे, या अगर हम समोसा लेने जाएंगे
कल रूप 14 से, परसों दिवाली है, दिवाली में समोसा लेने जाएंगे तो दाम तो बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये इंक्लूसिव ग्रोथ का मॉडल नहीं है, बेरोजगारी अपने चरम पर है। और अगर मैं ये मान लूं कि सरकार की बम हो रही है, जीएसटी अपरंपार हो रही है, तो ये पेट्रोल, डीजल, गैस पे जो लूटन योजना है, इस लूटन योजना का अंत किस अंक पे होगा? सुधांशु जी देश को और मुझे अवगत कराएं। तीनों सवालों का जवाब दीजिए। जो उन्होंने जीएसटी पर बोला उस पर भी जेब कतरों से सावधान, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। और जयराम रमेश सर, वो तो आप ही के मुख्यमंत्री है ना हिमाचल प्रदेश के, वो तो कह रहे हैं महंगाई की वजह से हम हारे उपचुनाव। जयराम ठाकुर, जयराम ठाकुर, सॉरी माफी के साथ, जयराम ठाकुर। देखिए, अभी जो गौरव जी बोल रहे थे, उनके बोलने की भाव और शैली से मुझे नजर आया, भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें विघ्न संतोषी कहते हैं, जिनको किसी अच्छे कार्य में कुछ सकारात्मकता दिखती नहीं है, उनको हर कार्य में विघ्न देखकर ही संतोष का अनुभव होता है। अब मैं इस बात का जवाब देता हूं। इन्होंने कहा कि अगर सबसे बुरी स्थिति है, मैं ये नहीं कह रहा हूं बहुत अच्छी स्थिति है, सुधार हो रहा है, मगर उसमें नकारात्मकता देखनी है। 1.5 करोड़ लोग जीएसटी के रिटर्न सबमिट हुए हैं। मान्यवर, अगर 1.5 करोड़ का मतलब एक परिवार में 4 या 5 सदस्य मान लीजिए, तो 7 से 7.5 करोड़ लोग वो हैं जिनके द्वारा ये सबमिट हुआ है। 3% किया जाए तो कितना हुई जनसंख्या? तो 4 करोड़ होना चाहिए था। आंकड़ा तो 1.5 करोड़ रिटर्न पर ही खत्म हो जाता है। और यदि वो तो रिटर्न है और जो खरीदा होगा जिन लोगों ने, वह अलग है। इसलिए मैं एक और दूसरा आंकड़ा भी बता देता हूं। ये अभी कह रहे थे कि पेट्रोल और डीजल का जो प्रभाव पड़ता है, अभी उस पर भी आता हूं। 60 से 65 करोड़ किसान हैं। किसान आंदोलन की बहुत बात चलती है। ट्रैक्टर कितने हैं देश में? ऑफिशियल डाटा है 43 लाख ट्रैक्टर हैं। तो कहां 65 करोड़ लोग कृषि पर आधारित और कहां 43 लाख ट्रैक्टर जो पेट्रोल और डीजल का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो भी घाटे वाली बात है या जो भी दुख देखने की बात है, जो कष्ट देखने की बात है, कुछ लोगों के अंदर सैडिस्टिक प्लेजर होता है कि कैसे मुझे निगेटिव चीज दिखे। अब मैं देखिए, यहां पर विषय जीएसटी का है, फिर मैं विनम्रता से कहता हूं, इसमें दोष नहीं देता हूं। कोई भी राज्य सरकार हो, हमारी या इनकी, जीएसटी कोई नहीं लाना चाहता पेट्रोल को, क्योंकि जिसको आप लूटन योजना कह रहे हैं, अब आप लूटन कह रहे हैं, मैं कहता हूं सारी राज्य सरकारों के आय का सबसे बड़ा स्रोत पेट्रोल और डीजल से आने वाला टैक्स है। इसलिए कोई वो हिस्सा नहीं देना चाहता। और लूटन का मैं फिर फैक्ट कई बार बता चुका हूं। बताइए ना सुधांशु जी, अगर 100 रुपए मान लीजिए पेट्रोल की कीमत है 1,30,127 करोड़, सिर्फ आप पर धन वर्षा क्यों हो सर? थोड़ा जनता की तरफ भी देखिए। नहीं, अरे भाई मैं बता रहा हूं अभी नहीं, ये तो केवल छुपी हुई चीज है। अभी और फैक्ट बता रहा हूं, इनकी राज्य सरकारों पर भी जो धन वर्षा हुई है, जिसको ये मानने को तैयार नहीं। 100 रुपए यदि पेट्रोल का दाम है तो तकरीबन 32-33 रुपया उसकी कॉस्ट है। 32-33 रुपए के आसपास केंद्र सरकार का है राजस्व और 38-40 रुपए के आसपास राज्य सरकारों का है। और जो वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार उसमें से 60% वापस राज्यों को दूसरे मद में चला जाना है। जो हमारे पास 33 है उसमें से करीब 17-18 रुपया वापस चला जाना है। तो कुल मिला के ये समझिए कि जो 100 रुपए है उसमें से 32-33 रुपया कॉस्ट हुई, 50-52 रुपया गया राज्य सरकारों पे, 17-18 रुपया बचा केंद्र सरकार पे। अब जो इसको आप तथाकथित लूटन योजना कह रहे हैं, मान्यवर आपको पता है कि जीएसटी में जो कंट्रीब्यूशन हुआ उससे सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाले राज्य कौन है? 2, गुजरात और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र तो आपका शासित है, वहां से 23% आया है। अब क्या आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में कोई उन्नति नहीं हुई है? तो 23% हवा में आ गया है। अगर आपको लगता है कि आंकड़े में गड़बड़ी है तो आपकी राज्य सरकार है, देश की आर्थिक राजधानी है, वहां पे आंकड़ा उठाइए और देश के सामने कर दीजिए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, जो मैंने शब्द कहा था, सिर्फ विघ्न संतोषी, यानी एक सकारात्मक दृष्टिकोण यदि दिख रहा आगे बढ़ता है, जिसमें आपकी राज्य सरकार का भी योगदान है, महाराष्ट्र का भी, मगर उसको भी झुटलाने का प्रयास। देखिए, जब पेट्रोल डीजल की कीमतों पर इनसे सवाल पूछेंगे, ये वही कहेंगे स्टेट वर्सेस सेंटर, उनका वो अपना टैक्सेस लेते हैं। अंजना जी, आज तो इन्होंने पता नहीं अनजाने में बोला या तैयारी के साथ बोला, मुझे नहीं पता, पर सुधांशु जी आपने एक बहुत बड़ी ब्लंडर गलती कर दी और मैं आपको बताना चाहूंगा, और मुझे पता है आप मेरी बात सुनोगे तो एक्सेप्ट भी करोगे। आपने कहा कि सेंटर जो एक्साइज ड्यूटी लेता है वो राज्यों में डिस्ट्रीब्यूट होती है। सुधांशु जी, पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी लगती है 32 रुपए 90 पैसे, जिसमें से 21 रुपए लगभग सेस के रूप में लेती है भारत सरकार, ताकि सेंट्रल स्टेट्स को नहीं मिले। अर्थात जो पेट्रोल में केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी लेती है उसका 62% राज्यों को नहीं मिलता है। डीजल पर केंद्र सरकार 31 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी लेती है, जिसमें से 22 रुपए सेस के रूप में लेती है,
जिसमें राज्यों का हिस्सा नील बटा सन्नाटा होता है। अर्थात जो डीजल में केंद्र सरकार इकट्ठा करती है एक्साइज ड्यूटी के रूप में, उसका 70% में कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। इसीलिए माननीयवर आपको कह रहा हूं कि ये लूटन योजना आज धनतेरस के दिन तो बंद कर देते, दिवाली ब्रेक तो ले लेते। आप चुनावी ब्रेक लेते हो पर दिवाली ब्रेक आपने नहीं लिया। दिवाली ब्रेक भी लिया करो 2-4 दिन लोगों को और आप कह रहे हो विघ्न संतोषी। सुधांशु जी, मैं क्या विघ्न संतोषी हूं या वो छात्र विघ्न संतोषी है जो 120 रुपए प्रति लीटर तेल डला रहा है और वहां पे पेट्रोल पंप पे मोदी जी की फोटो मुस्कुराते हुए देखता है? तो ये विघ्न संतोष का आपको लगता है ये विघ्न संतोषी हम लोग? ये देश का अन्नदाता डीजल भरा रहा है 110 रुपए प्रति लीटर में, वो विघ्न संतोषी है? मान्यवर, थोड़ा सा ध्यान रख के बोलिए और थोड़ा सा कैलकुलेट डाटा करके आइए। आप राज्यसभा के सांसद हैं, गलत तथ्य मत प्रस्तुत कीजिए कि इतना केंद्र को मिल जाता है, इतना राज्य को मिल जाता है। अब जीएसटी पे भी आ जाता हूं। आपने कहा जीएसटी में ये नहीं लाना चाहते, हमने तो कहा आप जीएसटी में राज्यों का पैसा दबा के बैठे हो। सिर्फ महाराष्ट्र सरकार का 10,000 करोड़ रुपए का बकाया है, पहले का बकाया देते नहीं हो और आइटम लाना चाहते हो। आपकी क्या क्रेडिबिलिटी नहीं है सुधांशु जी? आप राज्यों का पैसा आपदा के दौरान दबा के बैठे थे राज्यों का। और मैं यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस नहीं कर रहा हूँ, सारे राज्यों का, गुजरात राज्य का भी पैसा आप दबा के बैठे थे। क्यों बैठे थे भाई? जब 1 लाख करोड़ से ज्यादा जीएसटी कलेक्ट हो रहा है, आप कह रहे हो बम है, तो ये लूटन योजना क्यों बंद नहीं करते? ठीक है, ऐसी क्या जवाब दीजिए। 23 लाख करोड़ रुपया आपने आरोप सीधा है सर, वो कह रहे हैं आप राज्यों का हक मारते हैं, आप पर धन वर्षा हो रही है, सारा पैसा दबा के बैठे हैं आप। देखिए इन्होंने फिर बात को घुमाया। मैंने ये थोड़ी कहा कि पेट्रोल और डीजल के सेस से ही सीधे केंद्र के पास जितना राजस्व आता है वो 14वें आयोग वित्त आयोग की संसूची के अनुसार 60% राज्यों में चला जाता है, और ये हमारी सरकार आने के बाद हुआ। तो मान्यवर, अगर आपको ये लूटन नजर आ रहा है तो पेट्रोल पंप पे मैं फिर कह रहा हूं 100 रुपया भर रहा है तो 50 रुपया तो आपके राज्य सरकारों पे जा रहा था। मैं पूछना चाहता हूं ये पेट्रोल के दाम देश के अलग अलग शहरों में अलग अलग क्यों है? यदि केंद्र सरकार को आप सारा दोष देना चाहते हो तो एक होना चाहिए था दाम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अलग अलग राज्य में अलग अलग है। इसका मतलब राज्य सरकारें तय करती हैं और वह भी अपना राजस्व लेती हैं। फिर मैं कह रहा हूं हमारी हो या आपकी, मगर आपको विघ्न संतोषी इसलिए कहा कि अपना माल तो गप से अंदर कर लिया और उसके बाद गरियाना दूसरे को शुरू कर दिया। ये जो प्रवृत्ति है यह कतई उचित नहीं है। इस प्रवृत्ति से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। और जहां तक पेट्रोल डीजल सेंचुरी मार रहे सर, वैसे ही वर्ल्ड कप में क्या हाल हो गया हमने देख लिया है, देश में दुख है इस वजह से। अभी जो पेट्रोल डीजल की सेंचुरी है इसका ठिकरा हम किसके से फोड़े? आप बता दीजिए। आप दोनों है हमारी तरफ, आप उनकी तरफ बॉल फेंकेंगे, वो आपकी तरफ बॉल फेंकेंगे। नहीं आप ये देखिए ना सर, ये सेंचुरी तो देखिए जरा। नहीं हमने तो आपको बिल्कुल बता दिया। मैंने तो आपको बता दिया कि 100 रुपए में 32-33 रुपए इसकी कॉस्ट है, 18 रुपया हमारा हिस्सा है, 50 रुपया भिन्न भिन्न मदों से केंद्र के राज्यों के पास जा रहा है। अब जिसके सर पे ठीकरा फोड़ना हो वह निर्णय आप कर लीजिए। और ये जो बात कह रहे हैं तो मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, कोविड का दौर था अंजना जी, ये नवंबर का महीना है। इस नवंबर के महीने के अंत तक पिछले साल भी और इस साल भी 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, जो 100% केंद्र सरकार दे रही है। उसमें किसी भी प्रकार की राज्य सरकार को कोई भी वित्तीय वहन नहीं करना है। अगर 130 करोड़ लोगों को टीका लगना, उसमें जितने भी लोगों को मुफ्त टीका लगना है वो पूरी तरीके से केंद्र सरकार ही वहन कर रही है, उसमें राज्य सरकार का कोई अंशदान नहीं है। ये कर रही है आप मुफ्त नहीं अरे, और आप ये बात तो सुनिए, अभी सुनिए, अरे बात तो पूरी बात हो जाएगी। चाइनीज बॉर्डर के ऊपर इस समय जो रोड्स की इस कोरोना काल में भी बनने की गति में जो तेजी आई है, जहां पर 20 से 25 गुना कॉस्ट आती है एक सड़क को बनवाने की, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वो जरूरी जो चीज है वो किसी भी राज्य के क्षेत्र में पड़ रहा हो वो पूरा का पूरा केंद्र सरकार वहन कर रही है। जनाब, साफ समझ में आ रहा है कि पैसा अंदर लेकर हल्ला मचाने वाला काम कौन कर रहा है और कौन ईमानदारी से गरीब का पेट भरना हो। ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है, मैं लौटूंगी, लेकिन अभी तक आपने जयराम ठाकुर की बात पर जवाब नहीं दिया है। उन्होंने कहा महंगाई की वजह से हमने उपचुनाव में सीटें हारी हैं। क्या आप हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं, जयराम ठाकुर, दिखाइए जरा सुधांशु जी, उनको जरा समझा दीजिए। वो तो कह रहे हैं महंगाई की वजह से सीटें हार रहे हैं, इसका अर्थ समझ रहे हैं सर आप? ये किधर जा रहा है?
महंगाई की मार, दिवाली, धनतेरस, लोग खर्च कर रहे हैं, ये अलग बात है, लेकिन वही बात है ना कि कितने फीसदी इस देश के हैं जो इस तरह से खर्च कर रहे हैं, और वो बड़ा हिस्सा जो नहीं कर पा रहा। सुधांशु जी। देखिए, जो आपने कहा, क्योंकि मैंने जयराम ठाकुर जी का वक्तव्य नहीं देखा है, परंतु आपने कहा तो उसके आधार पर मैं कहना चाहूंगा, देखिए जितने भी चुनाव होते हैं, उपचुनाव, उसमें अक्सर स्थानीय मुद्दे प्रभावी होते हैं। यदि यह एक जनरल मुद्दा होता पूरे भारत में, तो बताइए, आसाम में हम जीते हैं, कर्नाटक में जीते हैं, मध्य प्रदेश में जीते हैं। यदि भारत के भिन्न भिन्न हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, तो वहां हो सकता है कोई स्थानीय कारण रहा हो जहां पर कि इस प्रकार की चीज उनको ज्यादा प्रभावी दिखी हो, तो ऐसा हो सकता। और फिर अभी जैसे मैंने बताया, अलग अलग तो जीते, और अभी आपने भी बताया कि जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ा, तो इसका अर्थ यह हुआ महंगाई है, इससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, परंतु उसके साथ साथ अर्थव्यवस्था में एक सकारात्मक पॉजिटिव डायरेक्शन भी दिख रहा है, और आने वाले समय में वो डायरेक्शन और मजबूत होने की उम्मीद है, ऐसा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भी कहा है। हां, परंतु यदि जो लोग किसी भी चीज को पॉजिटिव देखने के लिए तैयारी ही ना हो, जिनको विगत 7 वर्षों से सब कुछ अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा हो, जिन्हें लगता हो कि डार्क एजेस आ गई हैं, उनकी दृष्टि के दोष के लिए हम क्या कर सकते हैं? गौरव जी, यदि स्टैटिस्टिकल डाटा दिख रहा है जिसमें राज्य सरकारों के डाटा भी शामिल हैं, दृष्टि में दोष है कह रहे हैं वो, पॉजिटिविटी का चश्मा खरीदिए। अंजना जी, मैं उस बेरोजगार को कैसे पॉजिटिविटी का चश्मा लगाऊं जो ग्रेजुएट होने के बाद पिछले 7 साल से अपने रोजगार के लिए घूम रहा है? मैं उस किसान को कैसे रोज पॉजिटिविटी का चश्मा लगवाऊं जो मात्र 27 रुपए प्रतिदिन खेती से कमाता है? मैं उस मध्यम आय वर्गीय व्यक्ति को पॉजिटिविटी का चश्मा कैसे लगवाऊं जिसने कोरोना में अपनी नौकरी खोई हो? मैं उस महिला के पॉजिटिविटी का चश्मा कैसे लगवाऊं जिसकी सैलरी कोरोना के कारण पहले की सैलरी से आधी रह गई हो? देखिए, पॉजिटिविटी, इन्होंने कुछ आंकड़े दिए और सारे गलत आंकड़े दिए। मैं उनको सुधारना चाहूंगा सुधांशु जी, ताकि आप अगली डिबेट में उनका प्रयोग ना करें। आपने कहा बेस प्राइस 30 रुपए, बेस प्राइस 30 रुपए नहीं, 44 रुपए, और मैं आपको पूरा इसका गणित समझा देता हूं 60 सेकंड में। डीजल का बेस प्राइस है 45 रुपए, एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार लेती 31 रुपए 80 पैसे, जिसमें से 22 रुपए सेस का, जिसमें राज्यों को 0 कुछ नहीं मिलता। राज्य सरकारें लेती है 12 से 15 रुपए प्रति लीटर डीजल पर, यह डीजल का गणित है। पेट्रोल का बेस प्राइस है 46 से 47 रुपए, एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार लेती है 33 रुपए 32 रुपए 90 पैसे, और राज्य सरकारें वैट के रूप में लेती है 23 से 25 रुपए के बीच में। दिल्ली से लेके मैं सारी राज्य सरकारों को इसमें इंक्लूड कर रहा हूं। आप गलत आंकड़े ना दें, आप ये लूटन योजना को बंद करें। रसोई गैस की सिलेंडर की कीमतें पिछले 11 महीने में 1 रुपया प्रतिदिन की दर से बढ़ी है सुधांशु जी, 1 रुपी पर डे। तो ये और आप कह रहे हो कि मैं पॉजिटिविटी का चश्मा लगवा लूं। तो आज से 2014 में पेट्रोल का दाम दिल्ली में 55-60 रुपए था, आज 110 रुपए हो रहा। आप कह रहे हो मैं पॉजिटिविटी का लगा लूं, कैसे लगाऊं, कैसे? और हुआ क्यों है अंजना जी, ये भी समझना पड़ेगा। जो एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर 2014 में 9 रुपए थी, वो आज 32 रुपए 90 पैसे। जो एक्साइज ड्यूटी डीजल पर 2014 में 3 रुपए थी, वो आज 31 रुपए 80 पैसे है। मतलब डीजल पर आपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई 800%, पेट्रोल पे बढ़ाई 300%, और बोलो कि राज्यों से ले लो। अरे बढ़ाया आपने है, राज्य सरकारें बेचारी कोई दोषी नहीं है। फिर आपने कहा कि हम तो वैक्सीन लगवा रहे हैं। अगर आप वैक्सीन लगवा रहे हो उस पैसे से सुधांशु जी, तो मेरे वैक्सीन के जो सर्टिफिकेट है उसके अंदर मेरे तेल भराते हुए मेरी फोटो आनी चाहिए। आपके वैक्सीन के सर्टिफिकेट पे आपकी फोटो आनी चाहिए। यशस्वी जी की फोटो क्यों आ रही है? वो यशस्वी जी क्या कर रहे हैं वहां पे? उनका क्या काम है सुधांशु जी? जब तेल मैं भरवा रहा हूं, मैं पैसे दे रहा हूं, तो यशस्वी जी वहां क्या काम कर रहे हैं? सुधांशु जी वो कह रहे हैं कि अगर वैक्सीन के पैसे से लग रही है तो उनकी फोटो वहां पर पेट्रोल भरवाते हुए कार में लगवा दीजिए। और ये पॉजिटिविटी का चश्मा, महंगाई छोड़ दीजिए सर, ये पॉजिटिविटी का चश्मा कहाँ मिलता है देश को बता दीजिए सर, सब लोग खरीद लेंगे। अंजना जी अभी नहीं, मैं अभी बता रहा हूं आपको। अंजना जी, इनका आंकड़ा जरा अपने टीवी दर्शकों से कहिएगा, रिवाइंड करके देख लें। अभी जो ये आंकड़े गिनाने लगे गौरव जी, क्या बोले? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। आपके हिसाब से बेस प्राइस है 44 रुपए, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्साइज है 30, यानी हुआ 74, और राज्य सरकार ले रही है केवल 15 से 20 रुपए, यानी 90, और आप कह रहे हैं 110 पे पेट्रोल मिल रहा है। ये 20 रुपया कहां गया भैया? 110 से 120 से पेट्रोल मिल रहा, तो आपने जो आंकड़ा गिराया वो तो 90 पे रुक गया ना, 90 92 पे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आंकड़ों के साथ जो आप करना
अरे भाई आप कमाल, अरे डीलर कमीशन 2% होता है, नहीं होता, फ्रेट होता है, 25 रुपया 25 रुपया होता है डीजल कमीशन, डीलर कमीशन 25 रुपया होता है पर लीटर। क्या अरे डीजल की बात कर अरे रहा हूं, 25 रुपया होता है भाई, तो मैंने कहा 2-3 रुपया होता है, 25 रुपया लीटर होता है, और डीलर कमीशन पे आ गए। अरे यशस्वी जी के नुमाइंदों सुनो, 3 रुपए प्रति लीटर, आप गलत बोलते रहे, मैं 3 रुपए प्रति लीटर डीलर कमीशन। गौरव जी मैं आपसे जवाब लूंगी सर, गौरव जी मैं पक्का जवाब लूंगी, एक बार वो पूरा कर ले। सुधांशु जी वो डीजल की बात कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए मैंने दर्शकों से कहा कि वो रिवाइंड करके देख ले। YouTube के दौर में जो इन्होंने आंकड़ा दिया वो आके 90-92 पर रुक जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जिस प्रकार की चीज प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं वह पूर्णतः गलत है, वह तथ्यों पर आधारित नहीं है। दूसरा, ये स्वयं अर्थव्यवस्था के जानकार हैं। ये बताइए आज डीजल और पेट्रोल की कीमत में सरकार का कोई रोल है, हाँ या नहीं? यदि आप पूर्णतः बाजार पे पहले कैसे घट जाता है सर? फिर कर गई थी सुधांशु जी, सरकार ने भी उसका सम्मान किया। चुनाव के पहले कीमतें कैसे घट जाती है? नहीं, मैं अगर चुनाव से पहले कीमतें घटनी होती तो एक तरफ तो आप लोग बता रहे कि चुनाव आ रहा है, फिर आप कह रहे हैं कीमतें बढ़ रही हैं। यदि चुनाव के समय सरकार को रोकना होता तो एक ही तरीका होता है कि सरकार अपने टैक्स में कुछ कमी कर दे, और वो राज्य सरकार भी कर सकती, केंद्र सरकार भी कर सकती। इसके अलावा सरकार के हाथ में मूल्य नियंत्रित करने का कोई आधार नहीं है। सरकार बाजार के किसी चीज का मूल्य नियंत्रित नहीं कर सकती, हां उस पर लगने वाले टैक्स को कम कर सकती है, सिर्फ अगर इसके अलावा कोई रास्ता हो मूल्य नियंत्रित करने का, कोई विधान, कोई रूल बता दें गौरव जी, उसके बाद हम इनका सारा दोष तैयार है। दूसरी बात, फोटो की बात इन्होंने कही, बड़ी अच्छी बात कही गौरव जी, प्रधानमंत्री की फोटो पर आपत्ति है, मगर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्षा की फोटो होती थी। यह भारत क्या दुनिया के इतिहास में कोई उदाहरण बता दीजिए। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल कैबिनेट रैंक के साथ सोनिया जी थी और प्रधानमंत्री से बढ़कर फोटो उनका लगता था, और वो लोग आज आके फोटो के ऊपर प्रवचन दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी थे अखिलेश जी, वो ललकी टोपी लगा के लैपटॉप पर भी फोटो लगवाते थे, और आपके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं पैसा तो केंद्र से लेंगे और फोटो मुख्यमंत्री का लगवाएंगे। इस ढंग के कार्य करने वाले लोग जब इस प्रकार का तर्क देते हैं तो ऐसी बात नहीं कि जनता को तथ्य ध्यान नहीं रहते, सब ध्यान रहते। जनता मान लेना कि आप सभी एक जैसे ही हैं सुधांशु जी, यही आपका जवाब है। अरे एक जैसे कैसे? आपने अंजना जी कैसे कहा? नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का कोई, मैंने पूरी दुनिया में कहा, बता दीजिए कैबिनेट रैंक के व्यक्ति का फोटो प्रधानमंत्री से बड़ा लगा हुआ हो, कोई उदाहरण भारत के इतिहास छोड़िए दुनिया के इतिहास से बताइए। ऐसे विचित्र महान काम करने वाले लोग फोटो पे सर देखिए, आपका रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हुआ है, वहीं से हमने बुलेटिन की शुरुआत की है। आप पहले बताइए कि जनता को कुछ फायदा मिलेगा या नहीं। अब देखिए, जहां जो नौकरी करता है, कंपनी की कमाई होती है, सब सोचते हैं कुछ हमें भी बोनस मिलेगा। जीएसटी का ये रिकॉर्ड कलेक्शन क्या पास ऑन होगा, पास ऑन होगा आम आदमी को? कुछ अच्छा बताइए, धनतेरस के दिन बैठे हैं। जी डेफिनेटली। अरे एक बात तो आपने कही तो मुझे याद आ गई। इन्होंने कहा वो गरीब बेरोजगार युवक जिसके पास ढंग से अर्निंग नहीं है उसको कैसे अर्थव्यवस्था में खुशी नजर आए। बिल्कुल गौरव जी, 3 साल हो गए हैं राजस्थान में, वो 5,000 रुपए जो बेरोजगारी भत्ता मिलना था, जो काफी आस्तीन चढ़ा के राहुल गांधी जी घोषणा किए थे, बेचारा राजस्थान का युवक, मध्य प्रदेश में तो हमारी सरकार आ गई, आपकी चली गई, छत्तीसगढ़ का युवक, पंजाब का युवक आज भी बाट जो रहा है कि वो 5,000 कम मिलेंगे। यूं सारा किसानों का कर्जा 10 दिन में माफ कर दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देने के नाम पे राजस्थान और छत्तीसगढ़ का किसान अभी तक खोज रहा है। देने के नाम पर आपके मुंह से यही निकला। नहीं, मैं इसीलिए बता रहा हूं, हम जो कर रहे हैं जी, मैंने ये कहा कि जिन लोगों ने इतना बड़ा छल किया कि हम 5,000 रुपया महीना देंगे बेरोजगार को और 5 पैसा भी नहीं दिया, वो लोग आजकल जब बेरोजगारी की दुख की व्याख्यान करते हैं तो ये व्याख्यान में घड़ियाली आंसू ज्यादा नजर आते हैं बजाय हकीकत के। हम जो करते हैं, मैंने तो आपसे कहा, गरीब को अनाज दिया और रोगी व्यक्ति को वैक्सीन दिया और सुरक्षा के लिए सड़क पे खर्च किया। ठीक है गौरव जी, कंक्लूडिंग। अंजना जी, डीजल का फिर बता देता हूं माननीय राज्यसभा सांसद को, ताकि गलत नहीं बोले जाके। सुन लीजिए, आप 30 रुपया कर रहे थे, बेस प्राइस डीजल का 45 रुपया, लिख भी लीजिए, फिर गलत बोलोगे आप जाके। डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 31 रुपए 80 पैसे है, और राज्य सरकारें 14 रुपए से लेके 16 रुपए के बीच एक्साइज ड्यूटी लगाती है डीजल पे, और बाकी जो डिफरेंस है ना मान्यवर,
उसमें होता है फ्रेट, जिसको कहते हैं भाड़ा। कितना हुआ भाई? 90 ही तो हो गया। रुक जाए, बीच में मत बोलिए प्रभु, सुनिए तो सही। और बाकी डीलर कमीशन जो मैंने आपको जो ये मॉडल दिया ना, ये दिल्ली गवर्नमेंट का, दिल्ली की बेस डीजल प्राइस का मैंने मॉडल दिया। मध्य प्रदेश का ज्यादा होगा प्रभु, क्योंकि वहाँ आपकी सरकार है, वहाँ पे और ज्यादा डीलर कमीशन का वो बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच पूरा कर ले जल्दी से। आपका आंकड़ा अभी तो आपका जोड़ कर लीजिए, 93 रुपए होगा। टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी से पूरा कर। और फ्रेट हुआ। फिर दूसरी बात इन्होंने कहा कि हम तो ये तो पेट्रोल तो हमारे हाथ में ही नहीं है प्रभु, ये तो हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं 26 फरवरी 2021 जब 5 राज्यों के चुनाव की अधिसूचना जारी हुई, उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम थे इंडियन रुपी में 3,979 रुपए प्रति। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है गौरव जी, हम नहीं बहस को आगे ले पाए ना सुधांशु जी आपसे जवाब, लेकिन मुझे लगता है इस 1 घंटे के बहस में बातें साफ हुई है। जीएसटी का रिकॉर्ड कलेक्शन ठीक है, दूसरी तरफ महंगाई की मार है, लोग खर्च जरूर कर रहे हैं, लेकिन क्या अर्थव्यवस्था में बेहतरी के संकेत इससे मिलते हैं? जो अच्छे दिन का वादा पिछले चुनाव में था, क्या उस तरफ एक भी कदम बढ़ता है? एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। जीएसटी का दम, अर्थव्यवस्था क्या होगी बम बम, इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल में चर्चा, देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।